साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर देखेंगे जिस मॉडल पेपर को साथियों आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों चारों विषयों के संपूर्ण सब्जेक्ट का यहाँ पर निचोड़ देखेंगे। हिंदी को, जीके को और रीजनिंग को। और उसके अलावा साथियों नए साल के शुरुआती दिन हैं, तो अगर आप मुझे विश करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ कमेंट में ये बताइएगा कि आप कहाँ से विश कर रहे हैं, यानी कि कौन सी स्टेट से हैं। तो यहाँ पर साथियों हिंदी के 20 सवाल होंगे। कोशिश करिएगा कि 12 से ऊपर ही आप लोग यहाँ पर करेक्ट करें, आपके सवाल सही हो पाए। तो पहला सवाल है, कह रहा कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपको बताना है प्रॉब्लम कहाँ पर है, अशुद्धि कहाँ पर है। मैं आपकी, या अगर बात करें साथियों कि मैं आपके या मैं आपसे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यानी आपके कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। अब बुलाया थोड़ी ना होना चाहिए, बुलाया थोड़ी ना होना चाहिए। अब प्रधानाचार्य जी ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, अब बुलाए की जगह पर बुलाया होना चाहिए। मैं कहूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम इस 3 वाले पर है, और 3 वाला ही आपका राइट आंसर हो जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बात करें कि मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि आपको बताना है। अब साथियों यहाँ पर लिंग के कारण त्रुटि है, या मुझे मजा आती है, मुझे मजा आता है, ये होना चाहिए। तो दिक्कत साथियों कहाँ पर है, लिंग में, वचन में, कारक में या विशेषण में। तो मैं कहूँगा लिंग संबंधी त्रुटि है, आती की जगह आता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग आना चाहिए। अगला देखिए साथियों, कह रहा है कि यहाँ पर द्रुत शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो द्रुत का विलोम जड़ होता है, नहीं अद्वैत होता है, नहीं मंथर होता है। क्या होता है, मंथर होता है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है साथियों, कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथा के बैंगन, किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता हो सकता हो वो आपकी ही शिफ्ट हो। कह रहा है इस मुहावरे का मतलब बताइए, कथा के बैंगन। मनगढ़ंत बातें करना क्या इसका मतलब होता है, या असंभव वस्तु होता है, या कृपण व्यक्ति, या केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला क्वेश्चन है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बता दीजिए। यहाँ पर साथियों अगर आप अपने SSC GD एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अंतिम दिनों में यहाँ पर हम कई प्रकार के सेशन लेता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे अगर सेशन आप वॉच करते हैं तो यहाँ पर आपका 60% क्वेश्चन आपके पेपर के यहाँ पर फंसेंगे। तो पहले आपको SSC GD की PYQ यानी कि यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, और वहाँ पर साथियों जो SSC GD के क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं पिछली शिफ्ट में, वो क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साथियों एग्जामिनर वही पिछली शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के डिक्टो उठा कर लाता है। तो अगर आप ये PDF पढ़ेंगे तो साथियों इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। और उसके अलावा साथियों 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, और इन मॉडल पेपर में साथियों मैथ और रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट को लगभग कवर अप किया गया है। और ये साथियों यहाँ पर 80 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर होंगे और 20 क्वेश्चंस जीके के होंगे। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच करिए, वहाँ पर आपको SSC GD के यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे जो है लेक्चर आपको वहाँ पर देख लेना है, और वहाँ से आपको ये सारे के सारे आप लेक्चर वॉच कर सकते हैं। या आप एक काम करिए कि SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और वहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज जिस सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता हो वहाँ पर उसको चूज कर सकते हो। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग एकदम राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें साथियों, पूछा आपसे जा रहा है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती है वो उसे क्या बोला जाता है, उसे किंवदंती बोला जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। से गहने बनते हैं, ये आपको बताना है कि यहाँ पर खाली जगह है। किससे? टीन से गहने बनते हैं, मैं कहूँगा नहीं। सोना से गहना, यहाँ पर सोना लिखा हुआ, यहाँ पर सोने लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो सही शब्द आना चाहिए वो सोने आना चाहिए, ना कि सोना। तो सोना से गहना बनता है ये थोड़ी ना, सोने से गहने बनते हैं, ये आपका होना चाहिए आंसर। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब गहरी नींद आना, या झपकी आना, या आंख में दर्द होना, या गले पड़ना। तो मैं कहूँगा साथियों, आंख लगने का मतलब झपकी आना, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो किस विकल्प को चुनना है। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है साथियों कि स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है? तो दिक्कत यहाँ पर है। देखिए, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन नहीं कर दिया होना चाहिए, बल्कि उसने फ़ोन कर दिया ये होना चाहिए। यहाँ पर वह पर दिक्कत है, यानी कि वह इसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसके लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों, क्या हो सकता है? उसको अपवाद कहा जाता है, या उसको साथियों वाद कहा जाता है, या संवाद बोला जाता, या विवाद होता है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई नॉर्मल सा नियम है उसके विरुद्ध कोई बात है, या हल्की फुल्की ऐसी बात है जो इस नियम में गड़बड़ी बता रही, या उसके विरुद्ध बात है, तो उसको अपवाद बोला जाता है। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि सद्भाव रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि इसका आपको विलोम बताना है क्या होगा। स्वभाव होगा? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, सद्भाव का स्वभाव नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं होगा। यहाँ पर दुर्भाव होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर सद्भाव का विलोम पूछा जाए तो दुर्भाव बताना, या दुर्भाव का विलोम पूछे तो आपको सद्भाव बताना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि तीनों भवनों के स्वामी हैं इसीलिए वो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, या तीनों धरती के स्वामी हैं, या आकाशों के स्वामी हैं, या भवनों को। तो मैं कहूँगा यहाँ पर तीनों भवनों के स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। ये सबसे सटीक हो जाएगा। आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक तरीके से समरूप मूल्यांकन जो करता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। उसको साथियों समीक्षक बोला जाता है। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या होता है कि पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। अब यहाँ पर साथियों अगर बात करें कि पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो पिताजी भी लिखा हुआ सही, मेरे लिए भी सही लिखा हो, लेकिन कुछ कपड़े ये भी सही लिखा हो, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना होगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, हमें ये वाला ऑप्शन चुनना होगा। ऐसे कोई ज़रूरी है कि हमेशा कोई गलती हो? परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, सही वाक्य आपको दे दिया जाएगा, अगर सही वाक्य है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा ऑप्शन होगा, इसका आपको चुनाव करना होगा। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो साथियों एक लाइक है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना कि अंधकार कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूँगा अगर अंधकार की बात करते हैं साथियों तो ऐसे लिखा जाता है, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है साथियों, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी, मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी मिले, या मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या प्रार्थना है या आराधना है। तो आपको ये बताना है कि साथियों आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी होना चाहिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि वर्तनी आपको बताना है कि इनमें से साथियों कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है, यानी कि मात्रहीन कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। अगर मात्रहीन की बात करें जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है साथियों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है साथियों, यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची अर्कजा होता है। अर्कजा आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर साथियों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो आपको दिक्कत कहाँ पर लग रही है साथियों, यहाँ पर उत्साह नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको गाय को छूने का हिम्मत होना चाहिए। कोई हिम्मत कोई नहीं कह सकता, ये होना चाहिए नहीं। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, ये होना चाहिए। यह मेरी गाय को किसी गाय को छूने की मेहनत, मैं कहूँगा यहाँ पर सबसे सटीक आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके साथियों जो हैं आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन आपने हिंदी के देखा, अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। अब कहा जा रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है, राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो आपसे अगर पूछे तो साथियों कांचीपुरम बता देना है कि पल्लव राजवंश की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। कई बार आपसे पूछा गया। बारावती किले की अगर बात करें साथियों तो ये आपका ओडिशा में है और आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे साथियों। तो ये इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्ताना के पिता थे, या रजिया सुल्ताना कह लो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों की क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये साथियों हरिहर जो है, हरिहर आपको लगा देना है, राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों, कह रहा है कि क्या भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। तो इनकी नियुक्ति जो है साथियों राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इनका राइट आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको 1956 में अपनाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। तो साथियों यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं, आपको याद रखना है कि सवाल का जवाब क्या होगा साथियों। यहाँ पर पांडुचेरी की यहाँ पर जो है बात चल रही है, जो कि यहाँ पर भारत को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कह रहा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 12 हो जाता है, तो बी वाला आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल है। पुलिस, वन, बैंकिंग, रक्षा। तो अगर बात करें साथियों पुलिस, तो पुलिस ये राज्य सूची में शामिल है, राइट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया वो कब किया गया साथियों, 1948, 1951, 1950, 1947। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी की 1951 में किया गया तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो साथियों हिंदी को मैं बहुत जल्दी कराता हूं और जीएस को बहुत जल्दी कराता हूं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत तेजी के साथ करना होता है। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लेते हो तो यहाँ पर रीजनिंग आप अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे, मैथ को नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप नैनो सेकंड में जीके का आंसर दे दें और हिंदी का आंसर दे दें, फिर आपके पास भरपूर समय होगा रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपके पास रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन करने के लिए कम समय है तो आपका बहुत नुकसान है अगर आप चाहते हो। इसलिए साथियों आपको पूर्णतः प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि आपको समझना है कि ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके पास आपका कोई एग्ज़ाम नहीं, इसके बाद आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर ऐसा आप सोचकर अपनी पढ़ाई करते हो तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी और ट्रिपल हो जाएगी, ये समझ लीजिए। तो अगर आप ये हल्के में लेते हो कि वैकेंसी और भी हैं, वैकेंसी और आएंगी, रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली हैं, या उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली, तो समझ लीजिए मेहनत आपकी आधी हो जाएगी। और
और कोई भी किसी चीज़ को ये सोचकर करता है कि हमारे पास अंतिम मौका है, हम पूरी मेहनत के साथ करेंगे, फिर वो अपनी मेहनत को बढ़ा देता। तो आप ये सोचिए कि आपके पास अंतिम मौका है, अभी आपके पास वो समय है कि जब आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास एज है, आपके पास अगली बार हो सकता है एज ना हो सकता है वैकेंसी ही ना आए, तो आप मेहनत से पढ़िए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए, आपका जो हक है जो आपको मिलना चाहिए। खैर अब हम लोग बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। पूछा आपसे जा रहा है साथियों क्या कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया। तो यहाँ पर साथियों 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1985 में कि भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया नहीं, कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन नहीं, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन में यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो ये साथियों आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी भी बोलते हैं इसको। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों, बोला जा रहा है कि प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणी होती है। साथियों यहाँ पर किस मिट्टी की बात चले, तो यहाँ पर साथियों शुष्क मिट्टी की बात चले जो कि प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणी होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो ये साथियों जलोढ़ मिट्टी ही भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों कि उत्तरी भारतीय मैदानों में दलदली पट्टी को मिट्टी होना चाहिए, किस नाम से जाना जाती है। तो इसे साथियों तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु, यानी कि छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो तमिलनाडु हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था। तो ये साथियों तानसेन ने किया था। मियाँ मल्हार का जो सृजन है ये किसने किया था, तानसेन ने किया था। अब यहाँ पर साथियों आपसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से इन सभी सवालों को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आपको देखना चाहिए। रीजनिंग के बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, चलिए देखते हैं। अब अगर बात करें साथियों ये सवाल एसएससी जीडी में आया हुआ है पिछले साल। तो अगर आप ये सवाल को कर लेते हैं, यानी कि आप इसको कर लेते हैं, तो आप पिछले साल को क्रैक कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 मित्र हैं, नेहा है, काव्या है, गीता है, वरुण है, पूजा है और कपिल है। अब यहाँ पर देख लीजिए सबको। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इस सवाल को अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड लगेंगे और बहुत ज़्यादा 50 सेकंड लगेंगे। तो मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो सवाल में 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको समझा रहा हूँ, मैं लगाता नहीं, क्योंकि जब लगाया जाता है तो साथियों ऐसा नहीं पढ़ा जाता है नेहा काव्या गीता, तो यहाँ पर इतना नहीं डीपली पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर साथियों शॉर्टकट में पढ़ते। तो बोला जा रहा है कि गीता जो है पूजा से बड़ी है। तो ये साथियों यहाँ पर देखते हैं जो गीता हैं ये बड़ी हैं कहाँ, जिधर ये नोक होगा ये आपका बड़ा होगा और जिधर ये पीछे वाला भाग होगा ये छोटा होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बोला गया है कि यहाँ पर गीता हैं ये पूजा से बड़ी हुई हैं। तो ये साथियों यहाँ पर पूजा आ गई और यहाँ पर आपकी गीता आ गई। अब कहा जा रहा है कि जो गीता हैं ये पूजा से तो बड़ी हैं लेकिन वरुण से छोटी हैं। तो वरुण साथियों यहाँ पर बन जाएगा और गीता यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 मित्र जो हैं ये गीता से बड़े हुए हैं। तो एक मित्र, दूसरा मित्र और 3 मित्र हमने गीता से बड़े कर दिए। अब कह रहा है कि साथियों कपिल की आयु वरुण के आयु व काव्या की आयु के मध्य आती है। यानी कि जो कपिल की आयु है ये वरुण और काव्या की आयु से बड़ी है। तो यानी कि काव्या साथियों यहाँ पर आ जाएंगे और कपिल साथियों कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि कपिल की आयु साथियों कहाँ मतलब कि इनके बीच की है। तो पूजा
साथियों किसने एक मित्र से बड़ी हुई, 6 मित्र हैं तो साथियों यहाँ पर हमने बना दिया, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो कहा जा रहा है कि पूजा केवल एक मित्र से बड़ी हुई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या साथियों कि यहाँ पर एक हम डैश बनाकर, यानी एक मित्र से बड़ी, तो उन सब में सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ पर बताना है साथियों कौन आएगा। 6 लोग थे, 5 लोग लिख दिए, तो जाहिर सी बात है एक ही लोग इसमें बचा हुआ होगा। तो कौन वो लोग हैं, यहाँ पर मैंने नेहा को नहीं लिखा तो नेहा यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे छोटा साथियों नेहा होगी, और नेहा कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि TUNER को VRRVX लिखा जाता है, तो आपको बताना है CLOCK को क्या लिखा जाता है। तो मैं इनकी ट्रेस वैल्यू लिख लेता हूँ। T जो होता है आपका 20 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। अगर V की बात करूँ साथियों तो ये 22 पर होता है, R की बात करूँ तो 18 पर होता है, X आपका 24 पर होता है, और B 2 पर होता है। तो ये 20 से 22 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 प्लस किया गया है। अब 21 से साथियों 18 हुआ है, तो यहाँ पर 3 माइनस किया गया है। अब 14 से 18 हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। अब 5 से 3 2 हो गया, यानी कि 3 माइनस किया गया है। फिर 18 से आपका 24 हो गया, यानी कि 6 प्लस किया गया। तो यहाँ पर जो साथियों जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक मुझे देखना है। अब सी में सबसे पहले हमें 2 जोड़ना है, तो सी में जब 2 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ई आ जाएगा, और यल में हम 3 घटाते हैं तो साथियों क्या आएगा हमारा, तो आई आएगा। और ओ की बात करें तो साथियों यहाँ पर 4 प्लस करना है, वो 15 पर 19 पर 15 पर होता है, एस 19 पर होता है। अब सी में 3 घटाना है तो जाहिर सी बात है जेड आएगा, और BISZ। अब यानी कि यहाँ पर प्लस करते हैं तो कहूँगा कितना आना चाहिए कि 11 पर होता है, 17 पर क्यों होता है, तो आपको देखना ये ऑप्शन कहाँ पर है, यानी कि EISZQ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, और इसको देखिए और बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपकी SSC GD का है। अब देखिए साथियों, आपके सामने ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल है। अब इन ट्रायंगल के सामने 3 ट्रायंगल हो गए, और 3 ट्रायंगल के बाद आपके 5 ट्रायंगल हो गए। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, तो 1 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 5 ट्रायंगल। अब यहाँ पर बच्चा देगा कि यहाँ पर 1 ट्रायंगल के बाद 1 ट्रायंगल चल रहा है, तो यहाँ पर 7 ट्रायंगल जहाँ पर है वही आपका आंसर है। इसमें तो 6 ट्रायंगल हैं, यहाँ पर साथियों 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए कि एक निश्चित कूट भाषा में REFINE को क्या लिखा जाता है, KHOZKL लिखा जाता है। तो उसी भाषा में COLVENT को क्या लिखा जाएगा, यानी कि अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। इन लेटर से ए लेटर हुए हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है साथियों, प्लेस वैल्यू है वो आपको लिखना है। आर आपका 18 पर होता है, तो आपको लिखना है, अगर बात करें आर की, तो ये साथियों 18 पर लिख लिया, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद साथियों ई आपका 5 पर होता है, और एफ 6 पर होता है। ये आपका 5 पर हो गया, एफ 6 पर होगा, आई 9 पर होता है, और आपका एन जो होता है 14 पर होता है, ई 5 पर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका 11 पर होता है, एच 8 पर होता है, और एच ओ आपका 15 पर होता है, जेड 26 पर होता है, और के आपका 12 पर होता है। तो यहाँ पर साथियों 18 से 11 हुआ है, यानी कि 7 माइनस हुआ है। अब ये साथियों 5 है, और 5 से ये 8 हुआ है, तो साथियों यहाँ पर 3 प्लस कर दिया गया, और 6 से और ये एकदम 15 हो गया, तो यहाँ मैं कहूँगा 9 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर साथियों कोई ये लॉजिक नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ तो सेम आना चाहिए, 7 3 करके कुछ ऐसे आता है, एक नंबर प्लस होता है, एक नंबर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं साथियों, तो ये हमारा लॉजिक फेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं, अगर 5 से 11 यहाँ पर बनाया गया, तो मैं कहूँगा कितना माइनस किया गया साथियों, यहाँ पर 6 किया गया। उसके बाद साथियों 14 से 8 हुआ, तो कितना, एक तरीके से साथियों 14 से आपका यहाँ पर प्लस हुआ है, और यहाँ पर साथियों माइनस हुआ, कितना माइनस किया गया, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, और 14 में 0 घटाएंगे वहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 से 26 हुआ है, तो 6 से 26 हुआ, यानी कि 6 घटाऊंगा
तो इसमें से साथियों वही बात है कि यहाँ पर 6 प्लस और 6 माइनस, ये आपका लॉजिक लगा हुआ है, यही लॉजिक आपका इसमें लग जाएगा और आंसर आपका निकल आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टी में हम पहले सबसे प्लस करेंगे 6, क्योंकि ये अंतिम लेटर था, यहाँ पर प्लस करे थे तो पहला वाला मिला था, तो इसमें से 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यानी कि टी 30 पर होता है और यहाँ पर 20 पर होता है, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 26 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें n 14 पर होता है, इसमें अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे तो साथियों 8 आता है। 8 पर क्या होता है, h होता है, तो ZH कहाँ पर लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहा है कि क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका एक FD 8 क्यों आपको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है, कैसा दिखेगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सबसे अंत में जो लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाया जाता है दर्पण में। जैसे कि साथियों क्यों की बात करें तो क्यों कुछ ऐसे करके दिखेगा, सी की बात करें तो सी कुछ ऐसे करके दिखेगा, बी कुछ ऐसे दिखेगा, 8 जैसा है जैसा ही दिखेगा, और डी आपका ऐसा लिखेगा, एफ आपका ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ऐसा आपका कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। कह रहा है कि जीवा कमल की पुत्री है, तो जो सवाल कह रहा है वो आप करते जाइए। कह रहा है कि जीवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जीवा क्या है, जीवा ये कमल की साथियों क्या है, ये कमल की साथियों पुत्री हो गई, क्या हो गई, कमल की पुत्री। यानी कह रहा है कि कमल के 2 पुत्र, यानी एक तो पुत्री हो गई और दूसरी कमल के 2 पुत्र, यानी एक ये पुत्र और ये पुत्र। अब कह रहा है कि अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, यानी कि कमल का पुत्र एक ये भी है और ये भी है कमल का पुत्र। तो मान लेते हैं कमल का पुत्र, यानी कि इस वाली की बात चल रही है, ये पुत्र की पत्नी है कौन साथियों, ये मानविता। अब ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जो है मानविता की पुत्री हैं, और मानविता की पुत्री की अगर बात करें साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों ये क्या हो गया, ये कमल के इस वाली बेटे की ये पत्नी हो गई मानविता, पहला पॉइंट ठीक। अब इनकी पुत्री की अगर बात करें साथियों, इनकी पुत्री कौन है, अदा है, और ये सवाल में कहा गया कि अदा मानविता की पुत्री हैं। अब जो का मतलब होता है दूसरे वाली, अब ये पहला वाला है, ये दूसरे वाले की। अब मानविता जो है ये कमल के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। अब वीनू जो है ये किसकी माँ है, प्रेम की माँ है। अब मीनू और प्रेम मुझे नहीं पता, वीनू और प्रेम सॉरी, तो ये प्रेम की माँ है, और प्रेम अशोक का भाई है, और अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है, यानी कि प्रेम अशोक का भाई है। अब अशोक की बात चल रही है, यानी कि अदा का पिता कौन है, अदा की माता तो चल रही है बात, तो मुझे पता है अदा के पिता कौन हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे, क्योंकि जो का संबंध जो होता है वो दूसरे वाले के लिए होता है, पहले वाले के दूसरे वाले। अब सेम अशोक का भाई है। अब आपको ये बात मालूम हो गई कि कमल के क्या थे, कमल के 2 बेटे थे, एक का नाम अशोक आपको पता चल गया और दूसरे का नाम आपको जो है प्रेम है। राइटिंग पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, मत जाइएगा। अब कहा जा रहा है कि वीनू प्रेम की माँ। अब प्रेम की माँ साथियों, अशोक की माँ, जीवा की माँ कौन हो जाएंगी साथियों, ये वीनू हो जाएंगी। अब वीनू की मैं बात करूँ तो ये कमल की साथियों पत्नी होगी, क्या होगी, वीनू, ये क्या हो गई, ये कमल की पत्नी होगी। वीनू और कमल के 3 बच्चे हैं, जीवा उसकी पत्नी है, और अशोक की पत्नी है मानविता, और मानविता की बेटी है अदा। अब कह रहा है अदा का वीनू से क्या संबंध है, वीनू क्या बोलेगा अदा को, तो ये मुझे बताना है। तो वीनू के लड़के, वीनू के बहू की बेटी, यानी कि ये कोई भी अपनी बहू की बेटी को क्या बोलेगा, पोती नाती वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोती आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होता है। एक्स जेड एक्स है, फिर खाली जगह है वाई, फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथियों, ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, और ये आपका z हो गया, फिर उसके बाद खाली जगह हो गई, फिर y आ गया, फिर z खाली जगह, फिर z, फिर x, फिर 2 जगह खाली जगह, फिर x, फिर आपका y, फिर यहाँ पर ये 2 खाली जगह हो गई, z y z, फिर 2 बार ये खाली जगह, फिर y z, ये आपको आ गया। अब आपको बताना है कि इस खाली जगह में क्या आएगा। अब साथियों इसको काउंट करिए साथियों,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मैं कहूँगा साथियों कितने का पेयर बनाकर देखें, 6 का बनाकर देख लें। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 ये अलग। अब आप देख रहे हैं कि अंत में YZ आ रहा है और स्टार्टिंग में XZ आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपको देखना है, यहाँ पर अगर XZ लिखा है तो यहाँ पर X आ जाएगा, ZX आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों XYZ हो गया, तो यहाँ पर XZX और यहाँ पर XYZ, XZX XYZ, XZX और XYZ। आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या लिखा है। आपने X लिखा है, आपने ZX लिखा है, आपने XX लिखा है। मैं कहूँगा साथियों ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ XZ और XXX, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। साथियों कह रहा है कि यहाँ पर 9783 को 3889 लिखा जाता है, तो यहाँ पर 1958 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बात देखें कि यहाँ पर जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सेम वही नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ। अब यहाँ पर 3 देख रहे हैं, ये है 3 आपका, ये है 8 आपका, ये है 8, ये हो गया 7 आपका, ये है 7 और 9 ये। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत आसानी से निकालना, 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 9 आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर, यानी कि 8591 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होता है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि कुछ अभिनेता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता ही आता है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा साथियों। यहाँ पर देखिए कह रहा कि यहाँ पर साथियों क्या है, कह रहा कि कुछ जो अभिनेता हैं, कुछ जो अभिनेता हैं साथियों ये नृत्य रचनाकार हैं। तो मान लीजिए साथियों ये आपके अभिनेता हो गए। शॉर्ट में आपको लिखना है एग्जाम में भी कि कुछ अभिनेता क्या हो गए, नृत्य रचनाकार हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने अभिनेता हैं ये नृत्य रचनाकार हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी कि कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार हो गए, ठीक है। उसके बाद साथियों लिखा है कि सभी नृत्य रचनाकार ये क्या है, निर्माता है। ये सभी के सभी एक तरीके से निर्माता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, निर्माता हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो एक भी जो निर्माता है वो निर्देशक नहीं आएगा। तो ठीक है साथियों, अगर बात करते हैं हो सकता है यहाँ पर आपका निर्देशक आ जाए, निर्देशक आपका यहाँ पर आ जाए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब कहा जा रहा है कैसे कुछ अभिनेता जो है वो हो सकते हैं निर्देशक होंगे। तो निर्देशक हैं ऐसा नहीं, मैंने कथन में बताया, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता उसको हम लोग गलत मान लेते हैं। तो एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है और एक भी अभिनेता निर्देशक, फिर वही बात, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे उसके बारे में बताऊं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये फंस रही है, क्या फंस रही है, अब एक बार में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, हमने गलत बोल दिया। अब यहाँ पर दूसरों को आपने जब बताया कि एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, लेकिन दो बातों में से कोई बात एक हो सकती है, या तो मोहन अच्छा है या मोहन अच्छा नहीं, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। अब वही बात, कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, या तो ये होगा सही या ये होगा सही कि एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 1 या आंसर नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये साथियों आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसके लिए जूम कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं
जब मैं आपको जूम करूंगा तो बहुत अच्छी से दिखेगा। यहाँ पर कहा गया साथियों कि नीचे दी गई आकृति में जो वर्ग है ये नींबू को निरूपित करता है, यानी कि वर्ग जो है आपका ये हो जाएगा। ये किसके बारे में साथियों बताता है? ये नींबू के बारे में बताता है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्रत मीठे को निरूपित करता है, यानी कि व्रत की अगर बात करें तो ये मीठे को निरूपित करता है। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है कि त्रिभुज जो है ये फलों को निरूपित करता है, अगर इसकी बात करें ये फल को निरूपित करता है। ठीक है, अब कह रहा है आयत जो है ये खट्टे को निरूपित करता है, आयत की अगर बात करते हैं तो ये खट्टे को निरूपित करता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बाद में बात करें तो षटभुज जो है ये संतरों को निरूपित करता है। तो षटभुज ये किधर है साथियों? आप लोग देखिए, षटभुज साथियों ये आपका ये हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये संतरों को निरूपित करता है, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करिए जो नींबू और फलों की संख्या को दर्शाता है। और नींबू और फलों यानी फल कहाँ पर है आपके? जो त्रिभुज के अंतर्गत दिया गया है और वर्ग के अंतर्गत दिया गया है वो निरूपित करता है। जो खट्टे और खट्टों के अंतर्गत वो आना चाहिए जो मीठा नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका मीठे वाला, यानी कि इसमें से आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा आपको कहाँ पर लिखा हुआ ये आपको बताना है। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पर दिखा होगा, आई होप। देखिए यहाँ पर ऐसा ये फिगर आपका आ चुका है जूम होके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो खट्टे को निरूपित, अगर हम यहाँ पर बात करें ये आपका 48 है और ये आपका 18 है और ये 45 है, ये 45 है। तो 45 और ये 45 जो ऐसी संख्या जो फल भी है, नींबू भी है, जो खट्टा भी है, जो मीठा नहीं है, तो मीठे के अंतर्गत ये नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा आंसर आपका 45 हो जाएगा। आंसर आपको अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ये बी में लिखा हुआ है 45 आंसर आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है साथियों? यहाँ पर देखिए और बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होता है इसमें। साथियों बताइए राइट आंसर क्या जाता है। आई होप आपको सवाल दिख रहा होगा। यहाँ पर बात करें तो 560 है और उसके बाद 280 दिया गया है आपके पास, और फिर 140 दिया गया है, फिर 770 दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताना है कि खाली जगह वाले स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे, क्या पता चलेगा हमको। 1 मिनट। तो देखिए साथियों, यानी कि 56 का आधा 28 होता है, तो इसका आधा हो गया। अगर बात करें 560 का आधा 280 और 280 का आधा 140 और 70 का आधा साथियों 35 होता है। तो 35 होगा आंसर। तो मैं कहूँगा बिल्कुल 35 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया जाएगा जो समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसको साथियों संतुलित करके बताइए। संख्याएं क्या हैं? 8 हैं, 8 हैं, 6 हैं और 130 है, 2 हैं। तो अगर हम बात करें साथियों कौन से ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साथियों ये। अगर अंत वाले ऑप्शन से सही करें तो आपको देखना है, यहाँ पर गुणा है तो इसको गुणा लिख दिया, और ये प्लस है तो ये प्लस लिख लेते हैं, और बराबर है तो बराबर, और भाग है तो भाग, और माइनस है तो माइनस। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आना चाहिए। एक ही संख्या अगर आ जाती हैं दोनों तरफ तो ये हमारा राइट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो बी वाले सी वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए 7 × 56 और 6 ये कितना होता है? एक तरीके से मैं कहूँगा 62 होता है। 130 को 2 से भाग करेंगे 65, और 65 में से 3 जाएगा तो साथियों 62 बनेगा, यानी कि ये तो बराबर हो गया। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले शब्द से संबंधित है। देखिए रूबेला एक बीमारी होती है जो किसकी वजह से फैलती है? विषाणु की वजह से फैलती है। तो मलेरिया साथियों एक तरीके से परजीवी की तरीके से होती है। तो क्या परजीवी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं ABCDE और F एक घेरा बनाकर बैठे हैं, यानी कि ये 6 लोग हैं साथियों और ये घेरा बनाकर बैठे हैं। थोड़ा सही तरीके से बना लेता हूँ, ये गलत हो गया। अब ये एक गोल घेरे में बैठे हैं, बिठाते हैं 1 2 3 4 5 6, और कहा जा रहा है कि उन सभी का जो मुख है केंद्र की तरफ है। ठीक है,
अब कह रहा है ए और ई के बीच में क्या बैठा है, बी और ए। तो यहाँ पर कौन बैठा है, ठीक है, सी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ, एफ ए के बाईं ओर। तो सबसे पहले हम लोग एफ वाली लाइन को करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि ए और ई के बीच में बैठा है वी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ए को किधर बैठाना है, बी को, लेकिन यहाँ पर सही बताया जा रहा है कि ए के बाईं और बगल में बैठा है एफ। अब ए को कहीं पर भी बिठा दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ए की अगर बात करें साथियों, ए को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं और ए के बाईं और बगल में एफ बैठा है, यानी कि एफ की पोजीशन यहाँ पर होगी, और ए और एफ में कोई कॉमन मिल रहा है, देखिए बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और ए और ई के बीच में बैठा है, यानी कि ई और ए के बीच में कौन बैठा है साथियों, बी बैठा है, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ये साथियों कौन बैठा है, सी बैठा है। तो 6 लोग थे, 6 को मैंने बिठा दिया। और ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है, तो ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है साथियों, वी बैठा है। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की साथियों, और इस सवाल को देखिए और बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों, अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। 2015 में एक फुटबॉल क्रम में औसत जो है उपस्थित पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम थी। यानी कि 2015 में, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, यानी कि 2015 में फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम थी। यानी कि इतनी कम थी, 11% कम थी। और यदि इस वर्ष 9190 कम लोग मैच देखने गए, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि 11% कम हुए, लेकिन यहाँ पर हमें वो संख्या बता दी गई कि 3190 लोग कम आए। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं 11% की वैल्यू जो है 3190 है। तो कह रहा कि 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे, ये आपको साथियों बताना है। तो देखिए 2015 में 11% कम आए, तो मैं कह सकता हूँ, वैसे तो नॉर्मली तो 100% आते हैं, 2014 में 100% आए हों, लेकिन 2015 में 11% कम लोग आए, यानी कि 89% आए, 89% आए। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि 2014 में कितने लोग आए थे, 2014 में 100% लोग आए थे। 11% की वैल्यू 3190 है, 100% की बना लेते हैं वैल्यू। 1190 नीचे 11 गुणा 100, यहाँ पर इतना आपको इसको कर देते हैं, 11 दूना 22, और ये साथियों 999, यानी कि 1199, 11 नवा सॉरी। तो ये आपका कितना होगा साथियों, 29,000 लोग जो हैं, जो 2014 में जो मैच देखने आए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर है वो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मैं कहूँगा साथियों कि ये सवाल अगर आपकी इस पेपर में आता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो आसान तरीका बताता हूँ वो सबसे बड़ी चीज़ है। कह रहे कि एक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, ठीक है। अब 15% की छूट देने के बाद भी बाद में उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि दुकानदार ये कहता है कि मैं इस पर 15% छूट देता हूँ, लेकिन दुकानदार को 19% का लाभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि 25% की छूट यानी कि 25% की छूट देने प्राप्त की प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर 25% की छूट दी जा रही तो लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, 15% की छूट दी जा रही, कोई चीज़ अगर 100% की है, अगर कोई चीज़ जो है 85% में बेची जा रही है, तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों, क्या कहा जा रहा है कि 19% का लाभ हो रहा है। तो 119 यानी कि 19% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 119% है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एक प्रकार का ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये आपका साथियों अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य हो जाता है, इसको अगर कट करते हैं तो साथियों 17 से अगर कट करते हैं तो 17 पच्चे 85, और 17 सत्ती कितना हो जाएगा 129। और आपको पता चल गया, यानी कि आपको अगर बात करें आपके सामने अगर अनुपात आ गया, ये अगर 5 क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य 7 होगा। तो इसको अगर 7 मान लो, 500 मान लो, तो इसको अगर 700 मान लो। अगर किसी वस्तु पर 500 रुपये में लिखा हुआ है
तो यहाँ पर और उस पर जो है अंकित मूल्य है 700। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 25% की अगर छूट दी जाती है तो यानी इस 700 रुपये पे छूट जाएगी, दी जाएगी अंकित रुपये पर। तो यहाँ पर 25% की छूट दी जाती तो ये आपकी कितने रुपए में बिकती? तो अगर 75-70 की बात करें तो 500 साथियों 25 हो जाता। तो 525 यानी कि क्रय मूल्य इसका है 525 और 525 छूट देने के बाद बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का प्रॉफिट हुआ। इसको लाभ में बदलना है, 100 से गुणा करा दीजिए। नीचे आपका जो है आ जाएगा 500, ये जीरो कैंसिल, अब 25 यानी कि 5% का लाभ आ जाएगा। आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। इस सवाल को देखिए साथियों कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। साथियों क्या बोला जा रहा है साथियों कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कह लो या ट्रेन की दूरी कह लो, ट्रेन की लंबाई कह लो या ट्रेन की एक तरीके से दूरी कह लो। तो यहाँ पर साथियों दूरी बराबर आपका क्या होता है साथियों? ये आपका चाल गुणा समय होता है। तो अगर आपको चाल दे रखी है साथियों, चाल कितनी है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 126, तो ये साथियों आंसर आपका मीटर में आ रहा है। तो आपको इस किलोमीटर वाली चाल को जो है मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो आप इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो आपकी मीटर में आ जाएगी। अब समय कितना दे रखा है साथियों? 6 सेकंड दे रखा है। ये आपकी चाल हो गई, ये आपका समय। अपनी लंबाई यानी कि दूरी आपकी बहुत आराम से निकल आएगी, यानी कि 6 ये कट जाएगी, 6 कम 6 और 6 18, 3 से कट करेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 दूना 6। ये आपका इस प्रकार से कटेगा, यानी कि 42/5, यानी कि मैं कहूँगा जो है ट्रेन की लंबाई 210 मीटर निकलेगी। यानी कि किस ऑप्शन में है? ये आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर और देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं सॉरी। अगर मान लेते हैं साथियों कि एक तालाब है और इसकी लंबाई 50 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 45 है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, ये आपको बताना है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बात करें साथियों, यहाँ पर लंबाई कितनी है? 50 है, चौड़ाई कितनी है? 45 है, और ऊंचाई हमें नहीं पता है तो ऊंचाई के लिए हम लोग h लिख लेते हैं। बराबर ये किसके हैं? तो ये 90 व्यक्तियों के द्वारा विस्थापित जो पानी का आयतन है वो बराबर होगा तालाब के आयतन से। तो ये आपका तालाब का आयतन हो गया। तो 90 व्यक्तियों के द्वारा जो विस्थापित किया गया पानी का आयतन वो कितना है? वो कैसे निकालोगे साथियों? वो यहाँ पर साथियों 90 आ जाएगा। 90 व्यक्ति थे, 1 मीटर क्यूब है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब h का मान हमको निकालना है, यानी कि यहाँ पर h का मान निकाल लेते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये साथियों 50 और 45 इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका h आ गया और 90/50 और यहाँ पर 50 गुणा 45 ये आ गया। अब यहाँ पर साथियों इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 45 से कम 45, 45 दूना, यानी कि 1/25 यहाँ पर आज गया है। अब देखिए ए ऊंचाई कितनी निकली है कि ये 25 मीटर निकली है। हमें तो सेंटीमीटर में निकालना है, तो इस किसी चीज़ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में 100 की गुणा करवा देते हैं तो सेंटीमीटर हो जाता है। 25 से कम 25, 25 चौक, यानी कि आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर निकली है और 4 सेंटीमीटर के पानी की स्तर की ऊंचाई है। यानी कि आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बता दीजिए इस सवाल को आपका राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए कह रहा है कि पी एक कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है। जो कार्य है उसको जैसे जैसे बोला जाता है पी एक काम को 30 दिन में पूरा करता है और क्यों जो है उसी काम को जो है 40 दिन में करता है, यानी कि ये 40 हो गया। और कह रहा उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी कार्य को करता है। फिर क्या किया? क्यू ने उसी काम को छोड़ दिया और पी को अकेले ही शेष कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? पी किसी काम को
और 40 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि 30 के पहाड़ में भी आ जाए, 40 के पहाड़ में भी आ जाए। तो मैं कहूँगा 120 और 30 चक्कू और 40 तियाँ, यानी कि जो है पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यों एक दिन में 3 काम करता है, और ये 120 जो है आपका टोटल काम है। तो अगर साथियों इन दोनों में एक दिन का कार्य कितना किया, 4 ये काम कर रहा है, और यानी कि एक दिन का काम इनका 7 होगा, और सवाल में कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य जो है करते हैं, तो यानी कि 5 दिन तक कार्य कितना करेगा, 7 35 काम करेंगे। अब कह रहा है क्यों काम कुछ करना छोड़ देता है। अब काम बचा कितना है, 120 टोटल काम था, 35 काम दोनों ने कर दिया, कितना काम साथियों बचा है, मैं कहूँगा 85 काम बचा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्यों ने काम छोड़ दिया, इसने काम छोड़ दिया, तो पी इसी कार्य को अकेले करने में कितना टाइम लगाएगा ये आपको बताना है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 4 से इसको भाग करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, बचा क्या, नीचे 4 आ जाएगा, बट्टे यानी कि 21 सही, 1/4 दिन का सही लगेगा। और 1/4 को एक तरीके से 6 घंटे बोला जाता है, 1/4 क्या होता है, यानी कि 6, यानी कि 21 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन 4 यानी कि इसको 6 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कुल मिला के 21 दिन 6 घंटे का समय लगेगा, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहाँ पर बोला जा रहा है कि 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 102.4 है। तो यहाँ पर 40 तो बता रहा है कि वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि कभी आपको ब्याज दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर स्पेशली 2 वर्ष का रखा हो, तो हमेशा मैं आपको सूत्र बताता हूँ, क्या होता है, अंतर बराबर पी और R/100 का स्क्वायर, यानी कि आपको अंतर कितना दे रखा है, 102.40, और यहाँ पर पी की बात करें तो ये 16,000 है, आर आपसे पूछा जा रहा है तो आर का ये स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में ये 100 गुणा 100 हो जाएगा, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और आपका इससे आपका कट जाता है। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो एक काम करिए, इसको 10 की गुणा अगर हम यहाँ पर करा देते हैं, क्या कराते हैं, 10 की गुणा हम लोग यहाँ पर करा देते हैं, और ये जो आपका 16 बचा है, ये आप इसको जो कट गया उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर बचा खाली, अब इसको आप कैलकुलेट करिए, पॉइंट हटाया आपने 2 जीरो बढ़ा दिया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, यानी कि अब आपके पास बचा है क्या, अब आपके पास बचा है साथियों 1024 रुपये। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि ये बिल्कुल क्लियर। अगर इसको हम साथियों कट करते हैं तो ये 4 से क्या कट जाएगा, देखिए जरा, 4 चक्कू आपका 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये आपका 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो जाएगा। इसको कट करिए साथियों, 4 छंग 24, देखिए 4 छंग 24, और ये आपका 4 पंच 24, 4 एक जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और ये आपका कोई दिक्कत नहीं, 4 चक्कू 16, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, 4 छंग लिखिए यहाँ पर, 1 सेकंड गलत, 4 छंग 24 और यहाँ पर 4 चक्कू 16, यानी कि आर स्क्वायर आपका 64 आएगा, तो आर बराबर कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये 8 का स्क्वायर है, तो यानी कि 8% आपका वार्षिक ब्याज आ जाएगा, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि एक तार है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में इसको मोड़ा जाता है। एक तार है जिसको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है और मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। तो साथियों एक तार को मैंने ऐसे करके मोड़ दिया, और इसकी जो त्रिज्या है वो साथियों 14 सेंटीमीटर निकलती है। अब इसी तार को हमने मोड़कर एक वर्ग बना दिया, और आपको पता है किसी चीज़ को मोड़कर पहले वृत्त बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो फिर उसी को वर्ग बना दो, आयत बना दो, तो दोनों का परिमाप जो होता है वो सेम होता है, यानी कि परिमाप जो है वृत्त का परिमाप सेम होगा, और जो वृत्त का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है याद। अब वर्ग की भुजा हमेशा आपको याद करना हो तो हमेशा वर्ग की भुजा हम ए मानते हैं, जो ये भुजा है ए, ये भी होगी, ये ए भी होगी।
अब वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है ये साथियों 1 2 3 4, यानी कि 4a आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 2 की जगह पर 2 और पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर आपका 14 आ जाएगा, और ये आपका 4 है। अब इसको अगर कट करते हैं 22 दूना 44, और यानी कि ये आपका 88/4 आ जाएगा, और 88/4 यानी कि a बराबर 4, और 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी कि ये आपकी 22 आ जाएगी, और भुजा बराबर आपका 22 आ गया। तो मैं कहूँगा 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, आप अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आपके लिए एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हमारे सेशन के सारे आपको लेक्चर वॉच करना है, ताकि वीडियो को अगर वॉच करके अपने सेंटर पर जाते हैं पेपर देने के लिए, तो आपका एग्ज़ाम मैं 100% श्योर करता हूँ कि आपका बिल्कुल राइट का राइट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं साथियों नए शानदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, टाइम टू टाइम आप लोग अपनी क्लास को जरूर वॉच करिए। सुबह 7 बजे क्लास अवेलेबल हो जाती है, और शाम को 5 बजे तक क्लास आपकी आ जाती है, 5 या 6 के बीच में आती है। तो आई होप आप लोग टाइम टू टाइम क्लास को वॉच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।